नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 13 से 16 मार्च 2026 तक 1019वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। सशक्त महिला समृद्ध खेती थीम पर आधारित इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी हॉल में किया। मेले में खरीफ और रबी फसलों के उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्रों और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 350 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जा रही है। सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 25 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर MSP में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक पहलों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। यही नहीं, आज एक और जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन योजनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। जहां एक और राज्य में किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे साथ लगा हुआ प्रदेश है, हमारा पहले का प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। और कभी कभी बात होती है किसी मंच पर, तो जब लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इधर की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे तो सारे सर्टिफिकेटों में, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट हो, उन सब में उत्तर प्रदेश ही लिखा गया है। और मुझे लगता है मंच पर में जितने लोग बैठे होंगे, अधिकांश की पढ़ाई लिखाई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान गंगा आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा की आराधना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। लोक महोत्सव में भारत सहित कई विदेशी देशों से बड़ी संख्या में साधक, योग प्रेमी और श्रद्धालु पहुंचे।
तो वहीं गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सामान्य चर्चा और विभागीय विचार विमर्श के बाद बजट पारित होने के साथ समाप्त हो गया। 5 दिवसीय सत्र के दौरान विभिन्न विभागों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। अंतिम दिन सदन की कार्यवाही देर रात करीब 12:30 बजे तक चली। चर्चा और आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद वित्तीय वर्ष के बजट को सदन में पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी दी कि पूरे सत्र के दौरान कुल 51 घंटे 10 मिनट तक कार्यवाही चली। इस दौरान सदन में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा 5 सरकारी संकल्प भी सदन में लाए गए। इस सत्र के दौरान विधायकों ने कई जनहित के मुद्दों को उठाया और उन पर विस्तृत चर्चाएं भी की। प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30वें, नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6, नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन विपक्ष ने जो बेबुनियाद और भ्रामक तथ्य सदन में रखे उन सबका जवाब दिया गया और बजट पर तो चर्चा भी जारी है। अभी मुझे लगता है कि रात का 8:30-9 बज जाएगा। लेकिन ओवरऑल किस तरीके से देखें इस बजट को? ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये सत्र गैरसैंण के इतिहास का अगर आप समय अवधि में देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला सत्र है। और जिस तरह 11-11:30 बजे रात तक सत्र चला है, ये नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद मैंने कई बार दिया, फिर धन्यवाद दे रहा हूं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने इस बार एक सकारात्मक रुख अपनाया और सदन सुचारू रूप से चला। देखिए, बजट सत्र अंतिम दिन रहा है और जैसा आपसे लगातार बातचीत होती रही है कि सत्रावधि के लिए हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पत्र भी लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर हमें नहीं मिला और आखिरकार 5 दिन का सत्र आहूत किया गया और हमने प्रदेश के जो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको विभिन्न नियमों में हमने उसको उठाने की कोशिश की। सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने परसों खुद कहा अपने राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में कि काजी जी हम सोमवार को भी चलाएंगे, मंगल को भी चलाएंगे, जवाब देंगे। कहां चला गया सोमवार मंगलवार? क्यों आज अन्नपूरक बजट लिया है भाई? आप बिजनेस नहीं है कहते हैं, एक दिन में 50-50 विधेयक ला रहे हैं आप। क्या जल्दी है 11:30 बजे रात तक सत्र चलाने की? क्यों आप जब गवर्नर के अभिभाषण को कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्यों आपके भारतीय जनता पार्टी के 47 में से 44 विधायक उसमें नहीं बोल पाए भाई? मुख्यमंत्री और 2 विधायक बोल पाए, क्यों नहीं बोल पाए? क्यों नहीं बोलने का मौका दिया? अगर वो रोड मैप है, विकास का उदाहरण है, अगले 1 साल का विकास का स्वरूप उन्होंने रखा है, तो क्यों नहीं बोल पाए? और आप बताइए, बजट में क्या सबसे बड़ा बजट है कहते हैं, पर 5 मिनट बोलोगे? 1,11,000 करोड़ के बजट को 5 मिनट में कोई कैसे बोल सकता?
तो वहीं विधानसभा में बजट सत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर माहौल गर्मा गया। हरीश सिंह धामी ने अपनी विधानसभा सत्र धारचूला में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सदन में बोलते हुए हरीश धामी ने कहा कि उनकी विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है और इससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वो पदयात्रा शुरू करेंगे और जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। फालतू के इधर उधर के बातों को लेके सरकार जो है जवाब दे रही है। मैंने साफ कहा है और वो छुप नहीं सकता। मुख्यमंत्री घोषणाओं में देख लीजिए कि मेरी विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई हैं और धरातल पे चेक कर लीजिए। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के जो है मंच से मैंने कहा था, उन्होंने एक आदेश करी थी जांच कमेटी की, आज तक वो जांच नहीं हो पाई। आज मार्ची जो है जाने को तैयार है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है। दूसरा, फॉरेस्ट में 20 लाख में 20 किलोमीटर जो बटिया बनना था उसका मेरे पास एमबी की कॉपी आज भी पड़ी है। 700 मीटर में जो है 8 लाख रुपए का भुगतान हो गया, उसमें 200 मीटर विधायक निधि का काम भी नाप दिया, मेरा करा हुआ काम। तो ये तो, और पहली बार विधायक निधि में जीएसटी लगी, उसमें जीएसटी नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और अभी 50-60 करोड़ फिर घोषणा की लाइन लगी हुई है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि सरकार मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचार की प्रकाशिता लिखना चाह रही है और मैं तो सरकार को शपथ पत्र लिख के देने को तैयार हूं। सरकार आए, कमेटी बनाए, जांच करे, अगर धरातल पे है तो करे। दुर्भाग्य की बात है, जहां पर 1 करोड़ में 7 किलोमीटर सड़क बनने का प्रस्ताव आया है पीडब्ल्यूडी विभाग डीडीआर से मदकोट रोपाड़ के लिए, उसी मदकोट रोपाड़ में बटिया के जो 87 लाख दे दिया। अरे भाई 13 लाख और दे देते तो 7 किलोमीटर सड़क बन जाती, लोगों को कम से कम। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति के बीच उत्तराखंड के कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। इजराइल ईरान संघर्ष के चलते वहां नौकरी, कामकाज और पढ़ाई के लिए किए गए राज्य में कई लोग प्रभावित भी हुए हैं, जहां इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। सदन में इस मामले पर जवाब देते हुए कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में फंसे उत्तराखंड के बच्चे पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार वहां लगभग 30 बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित और उनके साथ लगातार बातचीत भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी दी जाएगी। देखिए, सदन में आज जो सवाल उठे हैं मेरे विभाग के ऊपर, कौशल विभाग के ऊपर स्पेशली, उसमें किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सदन के व्यक्ति ने उनकी जो 30 बच्चे हमारे सऊदी अरेबिया में हैं उनकी बात नहीं रखी थी। वो मैंने खुद अपने स्तर से ये बात बताई थी कि जब सरकार किसी को इनिशिएट करती है, जब सरकार किसी उत्तराखंड के बच्चे को विदेश में नौकरी करने के लिए मीडिएशन कर रही है, तो ये सरकार का फर्ज है कि उनका ध्यान रखे, उनकी खोज खबर लेती रहे। और जब हमको खबर आई कि इस तरीके से सऊदी अरेबिया में जो है वॉर छिड़ी हुई है, तो हमने अपने आरएस के माध्यम से और अपने विभाग के माध्यम से उन सभी बच्चों से कांटेक्ट भी किया है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उनसे हम टच में है और कल भी जो हमसे उनसे चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट रूप से बच्चों ने कहा है कि वो सकुशल हैं, सेफ हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन बच्चों के साथ टच में रहें। तो वहीं चमोली जिले के मस्ट गांव निवासी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जयंती प्रसाद डिमरी ने के बड़े बेटे अभिषेक डिमरी ने सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से पास आउट होने के बाद जब वे 21 दिनों की छुट्टी लेकर पहली बार अपने गांव पहुंचे तो जिलासू में क्षेत्रवासियों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल और ग्राम प्रधान वीरेंद्र बर्तवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बधाइयां भी दी। मेरे को बड़े भाई के लेफ्टिनेंट बनने के बाद और बचपन से ही मेरे भाई ने मेरे को बताया है कि आखिर में चाहे तुम सेना में जाओ चाहे कहीं भी रहो, देश की सेवा करना ही परम धर्म है। और अभी मैं नीट की कोचिंग कर रहा हूँ, साथ में मैंने ये सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। पहले तो सेना का ट्राई करूंगा, अगर सेना में नहीं होगा तो फिर मैं सरकारी कॉलेज से ही डॉक्टरी पास करके
अपने देश की सेवा करूंगा। मेरे को आज इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सबसे अच्छा बाप हूँ जिसने कि ऐसे होनहार बेटों को जन्म दिया है, जिसने अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपनी ग्राम सभा, अपने माँ बाप और अपने इष्ट मित्रों का नाम ऊपर किया है। और मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ। मैंने तो जितनी नौकरी की है, जितने कष्ट झेले हैं, यार क्या किनका सबसे ज्यादा सही हो रहा है? बचपन से ही घर में फौज का ही माहौल था। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मोहन प्रसाद डिमरी जी, वो भी सूबेदार से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी भी सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं। तो बचपन से ही ये था कि मुझे फौज में अफसर बनना है, और हमारे क्षेत्र से भी कोई अफसर नहीं था। मेरे मामा जी कर्नल योगेश सती वही अफसर थे, वही मेरी प्रेरणा है अफसर बनने के लिए। और माँ चंडिका का बहुत आशीर्वाद रहा है हमेशा। जब भी मेरे को लाइफ में कभी डिफिकल्टी फील हुई, हमेशा मुझे ये लगा कि माँ मेरे साथ है। और हमेशा से बचपन से कुलदेवी देवता की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे भाई भी हैं, मेरे मायके की तरफ से भी हैं और मीडिया से भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने कुल देवता, अपनी सास, अपने ससुर और अपने पति का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और इस पूरी जनता का, जिन्होंने बहुत हमारा स्वागत किया, मेरे बेटे को इतना मान दिया। और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है उस जॉब के लिए। इस CTS क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे पूरे परिवार, पूरा इलाका, पूरा गर्व महसूस कर रहा है। और मेरे पति भी सेना में अभी रिटायर हुए हैं। और मेरे ससुर जी भी आर्मी से ही रिटायर हुए। उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोगों ने हमेशा आर्मी को अपना सब कुछ माना है। हम देश को सबसे पहले उसमें रखा है। तो वहीं बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां गैस एजेंसी और होटल पर छापेमारी, 10 गैस एजेंसियों पर संयुक्त टीम की कार्यवाही। जहां संयुक्त टीम की कार्यवाही में 12 सिलेंडर जब्त किए गए। ऋषिकेश में अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़ हुआ है। गाड़ी से 37 गैस सिलेंडर हुए बरामद। मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो मैं आपको बता दें, देहरादून में गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाए। संयुक्त टीम ने 10 गैस एजेंसियों पर छापेमारी कर नियमों की जांच की। कार्यवाही के दौरान कई होटल और ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल पाया गया। इसके चलते 12 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं ऋषिकेश में अवैध गैस रिफिलिंग का बड़ा मामला भी सामने आया, जहां एक वाहन से 37 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सहसपुर में PG हॉस्टल में भी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल पकड़ा गया, जहां प्रशासन ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं देहरादून में LPG गैस की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में गैस आपूर्ति से संबंधित 405 शिकायतें दर्ज की गई। प्रशासन के अनुसार इन शिकायतों के निस्तारण के लिए विभागीय टीमें लगातार कार्यवाही कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 11,000 उपभोक्ताओं को LPG गैस की आपूर्ति की गई है, जबकि अभी भी करीब आपको बता दें 53,000 सिलेंडरों का बैकलॉग बना हुआ है। जहां गैस की बढ़ती मांग को और आपूर्ति में आई दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सर देखिए, जैसा वो युद्ध के संकट में जो गैस की जो समस्याएं हैं, इसमें अधिकांश तो लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको यह आशंका है कि संभवतः गैस की कमी है। तो हम आपके इस माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि गैस की कमी जितनी बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं और इसीलिए DM साहब के निर्देश पे हमारे यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में कुछ नंबर जो डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर किसको गैस को लेके कोई समस्या है, कोई भ्रांति है, तो यहाँ वो पूछ सकता है। तो आज हमारे यहाँ जो कल से कार्यशील हुआ था, तो कुल 268 शिकायतें आई हैं 268, जिसमें 215 कॉल के माध्यम से है और बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से है। गैस कंपनियां लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं कि बैठे हैं इनके प्रतिनिधि और लगातार इनको एड्रेस कर रहे हैं। कल को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तो मैनुअल बुकिंग भी हो रही है।
और ये भी निर्णय है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 25 दिन से पहले किसी को गैस नहीं मिलेगी, तो अनावश्यक किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा जो है भारत सरकार ने बढ़ा दी है 45 दिन और दुर्गम क्षेत्रों में। तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमारी अपील ये है कि आप शांत रहें और धैर्य रखें। जिनकी जब आपकी गैस खत्म होती है, जिनका आपका टर्न जितने समय पे आएगा, आप मैनुअली जाके अपने एजेंसी पे बुक करा सकते हैं और आपको गैस आपके निर्धारित समय पे मिल जाएगी। तो वहीं डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। 35 से ज्यादा कंपनियां देंगी नौकरियों के अवसर। 900 से ज्यादा पदों पर होंगे इंटरव्यू, जहां QR कोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभ्यर्थी। तो यहां आपको बताते चले, डोईवाला में 16 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को नौकरी के कई अवसर भी मिलेंगे। शहीद दुर्गा मल PG कॉलेज में आयोजित होने वाले इस मेले में 35 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इस दौरान करीब 900 से ज्यादा पदों के लिए इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी समेत कई सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस रोजगार मेले में 8वीं पास के से लेकर स्नातकोत्तर तक अभ्यर्थी, आपको बता दें, आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को मेले में भाग लेने के लिए QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी कुलदीप यादव भी अपनी होने वाली दुल्हन वांशिका के साथ 16 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं शादी से पहले आयोजित समारोह और जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं चमोली जिले के विकासखंड पोखरी में डूंगर गांव में सड़क पहुंचने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से सड़क सुविधा से वंचित इस गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान करके करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है, जो तोड़जी मोटर मार्ग से गांव को जोड़ती है। जिसके बाद पहली बार गांव में वाहन पहुंचा तो ग्रामीणों ने इसे उत्सव की तरह मनाया। मेरी उम्र भी 60 साल की हो गई, 45 साल हो गए यहाँ आके, अभी तक कहीं रोड नहीं देखी। हमने कहा कब तक जाएंगे हम नीचे, अब लठटे के जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, हैं क्या है यहाँ। नेता लोग आएंगे और आते और वोट के टाइम पे, और वोट दिए दो, वोट दिए दो, और उस टाइम तो बहन जी प्रणाम, भाई लोग प्रणाम सब कहते हैं। जब जीत जाते हैं तब कोई पीठ फरकाते हैं। सब ऐसे भी नहीं देखते कि हाँ हमने जीता, इनके प्रति हम जीता हमने, हैं। आज विधायक हुए के प्रति हुए, जब हम लोग वोट दी तब, हैं मंत्री संतरी हुए यहाँ बना के, हम तो बल मोदी तक पहुँचा हुआ कखे पहुँचा से, जब से हम तो वोट नहीं दें, हैं हम खुद रोड बनाए। नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, और नारी शक्ति ने अपना रूप दिखाया, दुर्गा माँ का रूप। नारी शक्ति दुर्गा माँ भी, और आ गई तो काली माँ भी ना, जब चढ़ गई तो काली माँ भी, नहीं तो नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। और सबने सहयोग किया, बिहार वालों ने भी सबने दिया, पैसा दिया। आज सड़क का है, आज सड़क हो गई तो कितनी खुशी हो गई, सबको खुशी है ना, सब बधाई दे रहे डूंगर वालों को। ऐसे नहीं कहेंगे कि इसको दिए इसको नहीं, तो गाँव का डाउन था आया। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में